कुछ ऐसी खतरनाक डिमोनिक एंटिटीज जो हमारी दुनिया के टाइम एंड स्पेस में फेरबदल कर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ गॉब्लिन्स की, जो ना ही डीमन है ना ही आत्माएं, पर सर्टेनली वो अगर अपना घर किसी इंसान के घर में बना ले तो बचना नामुमकिन है। कुछ ऐसा ही हमारी आज की खौफनाक स्पेनिश मूवी में होने वाला है, जिसका नाम है अतेरादोस। IMDb ने 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है विद 77% रॉटन टमेटोज फ्रेशनेस। ये मूवी दुनिया में 6th नंबर पे आती है साइंस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा डरावनी फिल्मों में। स्टोरी काफी ज्यादा खतरनाक और डरावनी है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और अब हम देखेंगे अतेरादोस मूवी की एक टेरिफाइंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं क्लारा को, जिसे एक दिन अचानक ही अपनी सिंक के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती है। पर वो आवाजें ऐसी वैसी आवाजें नहीं थी, वो आवाजें इंसानों की आवाजें थी जो क्लारा को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। क्लारा उस रात को डर के मारे खाना नहीं बनाती और वो अपने पति हुआन को सारी बातें बताती है। हुआन को क्लारा पे यकीन नहीं होता, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। पर आज क्लारा बहुत ज्यादा डर गई थी। रात को सोने के बाद अचानक क्लारा बाथरूम में चले जाती है और तभी हुआन को दीवार में से थंपिंग की आवाज आने लगती है। हुआन को लगता है कि उसका पड़ोसी वाल्टर अपने घर में शोर कर रहा है। वो चिल्ला चिल्ला कर वाल्टर से शांत होने को बोलता है, पर दीवार में से आवाज आना बंद नहीं होती। हुआन गुस्से में अपने पड़ोसी के घर के बाहर जाकर चिल्लाने भी लगता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो गुस्से में वापस घर आता है और अब वो नोटिस करता है कि थंपिंग की आवाज दीवार में से नहीं, बाथरूम के अंदर से आ रही थी। वो अंदर जाकर क्लारा को चेक करता है और उसके होश उड़ जाते हैं। क्लारा को कोई डिमोनिक एंटिटी मार चुकी थी और उसकी लाश दीवार पे इधर उधर झूल रही थी। हुआन चिल्लाकर अपनी बीवी की उड़ती हुई लाश को पकड़ लेता है, पर वो एंटिटी उसे नहीं छोड़ती। एंड में हुआन जमीन पे गिरकर चिल्लाने लगता है और उसके सामने क्लारा का भुर्ता बन जाता है। सीन कुछ दिन आगे जाता है, जहां पर हुआन पुलिस की कस्टडी में है, वो भी अपनी ही बीवी के मर्डर के जुर्म में, जो ऑब्वियसली उसने किया ही नहीं। खैर, जेल में आज उससे मिलने आए थे 3 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। हानो, जो एक पुलिस वाला भी रह चुका है, डॉक्टर मोरा, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर स्पेशलिस्ट है, और रोजेंटॉक, जो एक सुपर नेचुरल रिसर्चर था। एक्चुअली ये तीनों हुआन से मिलने इसलिए आए हैं क्योंकि जो हुआन के साथ हुआ था वैसी ही सेम चीजें हुआन के पड़ोसियों के घर में हो रही है। वो तीनों बताते हैं 1998 में अमेरिका के अंदर भी कुछ ऐसी ही चीजें हुई थी, और अब ये सब फिर से हुआन के घर के आस पड़ोस में भी हो रहा है। वो लोग अमेरिका वाले केस की फोटोज भी लाए थे, जो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। इन्वेस्टिगेटर्स हुआन से पूछते हैं कि अगर उसने पिछले हफ्ते में अपने आस पड़ोस की जगह पर कुछ अजीब चीजें देखी हो, और फिर हुआन को याद आता है अपने पड़ोसी वाल्टर के बारे में, जो अचानक ही बहुत अजीब बिहेव करने लगा था। सीन यहाँ से कुछ दिन पहले चले जाता है, जहाँ पर अब हमें पता चलेगा कि कौन सी ऐसी चीजें हुआन के नेबरहुड में हो रही है जिसकी वजह से क्लारा मारी गई। हम लोग अब देखते हैं वाल्टर को, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि कुछ दिन से उसके घर में पैरानॉर्मल चीजें हो रही थी। वाल्टर डॉक्टर मोरा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर डॉक्टर मोरा की असिस्टेंट वाल्टर को डॉक्टर मोरा से बात नहीं करने दे रही थी। उस रात को भी वाल्टर को अपने बेड के नीचे से आवाजें आती है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो जाकर बाथरूम में फ्रेश होकर आता है, पर सोने के कुछ मिनटों बाद ही उसका बेड अपने आप हिलने लगता है। अचानक लाइट भी चले जाती है क्योंकि किसी ने लाइट का प्लग निकाल दिया था। वाल्टर प्लग को वापस लगाता है और आज पहली बार उसका सामना होता है एक खौफनाक डिमोनिक एंटिटी से। वॉल्टर उस एंटिटी से छुपकर ब्लैंकेट के अंदर घुस जाता है, पर वो एंटिटी उसे पूरी रात नहीं सोने देती। अगली सुबह जब वॉल्टर सोकर उठता है तो एक बार फिर से उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे घर का फर्नीचर उसके बेडरूम में अपने आप आ गया था। ऑब्वियसली जो भी एंटिटी वॉल्टर के घर में है वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी।
वॉल्टर की जान खतरे में थी और वो आज फिर से डॉक्टर मोरा की असिस्टेंट से बात करता है। वॉल्टर बोलता है कि उसे मोरा से बहुत ज्यादा मदद चाहिए, पर असिस्टेंट उसे बार बार मना करती है। असिस्टेंट के हिसाब से डॉक्टर मोरा बिना किसी सबूत के वॉल्टर से बात नहीं करने वाली। अब वॉल्टर को समझ आ जाता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे सबूत लाना होगा। उसी सेम दिन हुआन वॉल्टर से मिलता है और वो नाराज था क्योंकि वॉल्टर के घर से रात भर शोर आता रहता था। वॉल्टर हुआन को बोल देता है कि उसके घर में कुछ मरम्मत का काम चल रहा है और वो बात को टालकर तुरंत अपने घर में जाता है और घर के बेडरूम के अंदर कैमरा लगा देता है। कैमरा लगाने के बाद वॉल्टर सोने के लिए चले जाता है और एक बार फिर से लाइट अपने आप बंद हो जाती है। काफी देर तक वॉल्टर शांत रहता है, पर फिर अचानक ही कैमरा गिर जाता है और उसके सामने आ जाती है एक डिमोनिक परछाई। लाइट जलाते ही परछाई गायब हो जाती है और कैमरा चेक करने पे जो वॉल्टर को दिखाई देता है उससे कोई भी इंसान कांप जाएगा। वॉल्टर देखता है एक डिमोनिक क्रीचर को जो बिस्तर के पास खड़े होकर उसे ही घूर रहा था, जिसके बाद वो क्लोजेट के अंदर छुप गया था। वॉल्टर को यकीन था कि वो एंटिटी अभी भी क्लोजेट के अंदर होगी, तो वो गन लेके आता है और क्लोजेट के अंदर चेक करता है, पर एंटिटी क्लोजेट के अंदर नहीं थी। इतना ही नहीं, वॉल्टर देखता है कि वो एंटिटी उसके बेड के नीचे से बाहर निकली थी। खैर फाइनली उसे अपना ठोस सबूत मिल गया था और अब वो डॉक्टर मोरा को अपने घर पे अपनी मदद के लिए बुला सकता था। दोस्तों, अब वॉल्टर ऐसा करेगा कैसे, क्योंकि अब वो एंटिटी क्लोजेट के अंदर से ही बाहर निकलती है और वॉल्टर पे हमला कर देती है। इस हादसे के अगले दिन पंचो नाम का एक लड़का वॉल्टर के बगीचे में अपनी बॉल लेने आ जाता है। वो एक नल से अपनी प्यास बुझाने लगता है कि तभी वॉल्टर खिड़की के अंदर से उसे भागने के लिए बोलता है। वॉल्टर बहुत ज्यादा क्रीपी हो गया था और पंचो वॉल्टर से डर के भागने लगता है। वॉल्टर धीरे धीरे रोड की तरफ चले जाता है, पर रोड पर एक बस उसे कुचल देती है। एक्सीडेंट की आवाज सब लोगों को सुनाई देती है और क्लारा और हुआन भी अपना काम छोड़ देते हैं। हुआन को जल्दी ही पता चलता है कि पंचो मर गया है और वो एलिसिया को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगता है, जो पंचो की माँ थी। पंचो के मरने से एलिसिया बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गई थी, पर सारे के सारे पड़ोसी फ्यूनरल तक एलिसिया का साथ देते हैं सिवाय वॉल्टर के। हुआन नोटिस भी कर लेता है कि वॉल्टर काफी दिनों से दिखाई नहीं दिया एंड वी कैन अज्यूम कि वॉल्टर मर चुका है, क्योंकि वो अब अपने घर के अंदर से ही गायब हो चुका था। अब यहाँ से सीन जाता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हानो पे, जिसे फूनेस नाम के एक पुलिस ऑफिसर का फोन आता है। फूनेस बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और वो एलिसिया के घर से बात कर रहा था। हम लोगों को पता चलता है कि एलिसिया का मरा हुआ बेटा कब्र में से वापस आ गया है और पुलिस ऑफिसर फूनेस को समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए, और इसलिए ही फूनेस ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हानो को फोन किया है। हानो तुरंत ही एलिसिया के घर पहुंचता है और फूनेस से मिलता है। एलिसिया ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिप्रेस थी और हानो ने भी आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। एलिसिया का मरा हुआ लड़का डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था जैसे कि वो खाना खाने वाला हो। उसकी लाश पूरी की पूरी सड़ी हुई थी और शरीर के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं थी, जिससे इस बात पे विश्वास करना और ज्यादा मुश्किल हो रहा था। देखने से तो लग रहा था कि वो लाश जमीन को खोदकर निकल आई है, जो कि एक नामुमकिन बात लग रही थी। हानो और फूनेस दोनों ही सोचते हैं कोई साइंटिफिक रीजन इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, पर तभी वो लाश दूध का गिलास गिरा देती है। ये बात साफ थी कि ये केस किसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से सॉल्व नहीं हो सकता, पर हानो और फूनेस दोनों ही फैसला करते हैं कि वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। वो दोनों प्लान करते हैं कि वो दोनों पंचों को वापस दफना आएंगे और किसी को कुछ भी पता नहीं चलने देंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसी डिमोनिक चीजों से जितनी ज्यादा छेड़छाड़ करो ये उतना ही ज्यादा आक्रामक हो जाती है। अब अगले दिन हानो मिलता है डॉक्टर मोरा से, जो वॉल्टर के घर की फोटोज खींच रही थी। हानो ऑलरेडी डॉक्टर मोरा को जानता था और जब उन दोनों की बात होती है तो हमारे सामने एक और मिस्ट्री खुल के आती है।
असल में वाल्टर ने डॉक्टर मोरा को वो वीडियो वाला सबूत भेज दिया था और डॉक्टर मोरा इन्वेस्टिगेट करने आई थी, पर अब वाल्टर अपने घर में नहीं था। हानो यहाँ पे डॉक्टर मोरा को पंचों के बारे में भी बताता है और अब डॉक्टर मोरा हानो के साथ जाती है। पंचों के पूरे घर पे मोरा को हाथ पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिससे उसे समझ आ जाता है कि ये कोई मामूली पैरानॉर्मल केस नहीं है। हानो मोरा को घर में ले जाता है जहाँ पे एलिसिया अभी भी डिप्रेशन की वजह से सो रही थी। डॉक्टर मोरा भी लाश को देखकर हैरान हो जाती है और वो दोनों अब बैठ के बातें करते हैं कि कैसे उन दोनों ने ही अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई पैरानॉर्मल केस नहीं देखा। दूसरी तरफ हमें पंचो के एक दोस्त पेट्रिशियो को दिखाते हैं और पेट्रिशियो पंचो के घर में घुस जाता है उसके खिलौने चुराने के लिए। पेट्रिशियो इस बीच में पंचो की लाश को भी देख लेता है और वो डर के मारे चिल्लाकर भाग जाता है। पेट्रिशियो की चीख सुनकर हानो और मोरा आते हैं और पंचो की लाश को एक फ्रीजर में डाल देते हैं ताकि पेट्रिशियो किसी को जाके सच्चाई ना बता दे। पर पेट्रिशियो भी चालाक था और वो सारी चीजें एक वीडियो में रिकॉर्ड कर लेता है। थोड़ी देर बाद मोरा, हानो और फूनेस लाश को वापस कब्रिस्तान में लेने के लिए आते हैं और लाश को फिर से दफनाकर वो अपना काम खत्म कर देते हैं। पर ये केस अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी सेम रात को क्लारा मारी जाती है और यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हानो और मोरा के साथ रोजेंटॉक नाम का भी एक इन्वेस्टिगेटर हुआन से बात करने के लिए आए थे। वो तीनों असल में हुआन से इजाजत लेने के लिए आए थे ताकि वो उसके घर में खुलकर इन्वेस्टिगेशन कर सके। उन तीनों ने एलिशिया से पहले ही इजाजत ले ली है और वाल्टर का घर तो पहले से ही खाली है और अब उन तीनों का मकसद है पता लगाना कि उस नॉर्मल जगह पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वहां पर अचानक इतनी सारी मौतें होने लगी। हुआन भी उन तीनों को इजाजत दे देता है और अब यहाँ से शुरू होती है असली इन्वेस्टिगेशन। अब फूनेस और रोजेंटॉक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वाल्टर के घर में जाते हैं। हानो जाता है एलिशिया के घर में और डॉक्टर मोरा जाती है हुआन के घर में। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और वो सारे लोग अपने अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट निकाल लेते हैं। मोरा हर जगह की फोटो लेती है और एक इंस्ट्रूमेंट सेट करती है जो तभी एक्टिव होगा जब आसपास में वो एंटिटी होगी। फूनेस और रोजेंटॉक लाइट बंद कर देते हैं और ब्लैक लाइट से उस एंटिटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस सीन में हम लोगों को पता चलता है कि फूनेस को ये सब करने का मन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उसका दिल कमजोर है और वो बहुत जल्दी डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हानो बहुत सारे कंपास घर में बना लेता है ताकि टाइम एंड स्पेस का पता चल सके। पर इसके बाद हानो एलिशिया की आंसरिंग मशीन पे एक वॉइस मेल सुनता है। हानो को पता चलता है कि पेट्रिशियो ने लाश के बारे में अपनी माँ को बता दिया था और अब पेट्रिशियो की माँ एलिशिया को बताना चाहती है कि सब लोगों ने मिलकर उसके बेटे की लाश के साथ क्या किया। अब दोस्तों एलिशिया को ये बात पता चली तो वो बिल्कुल टूट जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। हानो को अब इस बात की टेंशन होने लगती है पर वो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं करता क्योंकि आखिरकार उसके सामने एक ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। सीन जाता है फूनेस और रोजेंटॉक पे जिन्हें कुछ अनएक्सपेक्टेड मिलता है। एक एंटिटी कपबोर्ड के अंदर थी पर उस कपबोर्ड के नीचे बहुत सारी कटलरी लटकी हुई थी जिससे समझ आता है कि वो एंटिटी एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम कर रही है और अपनी तरफ नॉन लिविंग चीजों को भी अट्रैक्ट कर रही है। इस बीच में रोजेंटैक के हाथ के अंदर एक चाकू घुस जाता है और वो एंटिटी कपबोर्ड के अंदर से ही रोजेंटॉक का खून चूसने लगती है। फूनेस अब एक गन निकालता है और कपबोर्ड के अंदर पॉइंट करता है पर कपबोर्ड खोलते ही वो एंटिटी एक दूसरे कपबोर्ड में चले जाती है। अपना हाथ बचाकर रोजेंटॉक अब भागता है और अब चीजें यहाँ से बहुत ज्यादा इंटेंस होने लगती है। घर के अंदर चीजें हवा में उड़ने लगती है और तीनों घरों के अंदर टाइम और स्पेस बदलने लगता है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ देर बाद ही सब लोगों को समझ आने लगता है कि उस जगह पर सिर्फ एक एंटिटी नहीं है। वो लोग समझ जाते हैं कि किसी वजह से हमारी दुनिया की टाइमलाइन एक दूसरी दुनिया से जुड़ गई है। इसी कनेक्शन की वजह से हुआन के घर की दीवार में एक दरार पड़ गई है और अब गॉब्लिन्स जैसे क्रीचर हमारी दुनिया में आ रहे हैं और वो क्रीचर्स इंसानों का खून पीते हैं।
अब फूनेस तुरंत ही रोजेंटॉक का खून जमीन पे से साफ करने लगता है ताकि वो क्रीचर्स उसका खून सूंघ ना ले, और दूसरी तरफ हानो के कंपास सारे के सारे एक साथ खराब हो जाते हैं। कंपास खराब होने के बाद हानो फोन करता है फूनेस को, पर फोन पे बात करते करते ही उस पे वो गॉब्लिन अटैक कर देता है और फोन कट हो जाता है। हानो की चीख सुनकर फूनेस डर जाता है, पर रोजेंटॉक ने अब एक नई डिस्कवरी करी थी। रोजेंटॉक को पता चला था कि इन गॉब्लिन्स को देखने के लिए हमें अंधेरे का इस्तेमाल करना होगा, और उस तरीके का इस्तेमाल करके फूनेस और रोजेंटॉक उन खतरनाक क्रीचर्स को वॉल्टर के बेड के नीचे देख पाते हैं। उस जगह पे एक नहीं कई सारे गॉब्लिन्स थे जो बिस्तर से बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि अभी हमारी दुनिया और उनकी दुनिया का कनेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था। दोस्तों, उन खतरनाक गॉब्लिन्स को देखकर फूनेस का छोटा सा कमजोर दिल कांप जाता है और उसकी सांसें फूलने लगती हैं। वो घर को छोड़कर भाग जाता है और वो पहुंचता है हानो के पास, पर हानो उसे घर में कहीं भी नहीं मिलता। फूनेस को हानो की आवाज एक शेल्फ के अंदर से आने लगती है, पर शेल्फ खोलने पे उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। पर जब फूनेस उसी शेल्फ को दूसरी तरफ से तोड़ता है तो अंदर होता है हानो, जो एक गॉब्लिन टाइप क्रीचर में बदल गया था। दोस्तों, इसका मतलब अब दोनों दुनिया का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और वो गॉब्लिन हानो को अपने साथ अपनी दुनिया में ले गया था, जिसके बाद अब हानो भी एक गॉब्लिन में बदल गया है। अब सीन जाता है डॉक्टर मोरा पे, जो हुआन के घर में उस दीवार वाले क्रैक को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उस क्रैक की दूसरी तरफ उसे एक दूसरी दुनिया दिखाई दे रही थी, और इसका मतलब इसी दरार के अंदर से गॉब्लिन अपनी फिजिकल फॉर्म में हमारी दुनिया के अंदर आ सकते हैं। अब तभी फूनेस मोरा के पास आ जाता है, जो हानो की मौत के बारे में मोरा को बताता है। वो दोनों अब बैठ के बात करते हैं, और असल में मोरा को पता चला था कि गॉब्लिन्स हमारी दुनिया में आकर अपना घर बनाते हैं, और इसी काम के लिए वो गॉब्लिन्स अब वाल्टर, एलिशिया और हुआन के घर में आए हैं। अब अचानक ही एक गॉब्लिन दरार से निकलता है और मोरा की गर्दन तोड़कर उसे बुरी तरीके से मार डालता है। ये देखकर फूनेस को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। दोनों दुनिया का कनेक्शन पूरा हो जाता है और गॉब्लिन्स हमारी दुनिया में आना शुरू कर देते हैं। अपनी पूरी हिम्मत करके फूनेस घर से भागने की कोशिश करता है, पर गॉब्लिन्स उसका पीछा करते हैं। एंड में फूनेस के पास एलिसिया आ जाती है, जिसका पूरी तरीके से मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था। उसे अपने बेटे की लाश का पता चल गया था, पर इन सारी चीजों के बावजूद भी एलिसिया फूनेस को हॉस्पिटल ले जाने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसे हार्ट अटैक आ रहा था। एलिसिया जाके गाड़ी स्टार्ट करती है कि तभी फूनेस को पता चलता है कि एलिसिया अपने बच्चे की लाश को फिर से खोद के ले आई है। फूनेस को ऑलरेडी हार्ट अटैक आ रहा था और वो ऑब्वियसली एक लाश के साथ गाड़ी में नहीं बैठने वाला था। फूनेस एलिशिया की जगह अपनी ही गाड़ी में बैठ जाता है कि तभी डॉक्टर मोरा, जो अब एक गॉब्लिन में बदल गई थी, वो फूनेस के सामने आ जाती है। डॉक्टर मोरा की गर्दन अभी भी टूटी हुई थी, जो बहुत ज्यादा भयानक थी, और फूनेस बड़ी ही मुश्किल से उस जगह से बच के निकल पाता है। फाइनली अब फूनेस उस मोहल्ले से बहुत दूर चले जाता है और एक चैन की सांस लेता है, पर ये खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि फूनेस को फोन आता है रोजेंटॉक का। फूनेस रोजेंटॉक को वहां से भागने के लिए बोलता है, पर इससे पहले रोजेंटॉक भाग पाता उसकी चीख हमें सुनाई देती है, और इसका मतलब रोजेंटॉक भी मारा गया। फूनेस को अब जब कुछ समझ नहीं आता तो वो उठाता है गैसोलीन कैंस को, और वो फैसला करता है उन सारे घरों को जलाने का। वो जाकर एलिसिया के घर में मिट्टी का तेल फेंकने लगता है, पर बीच में उसे मिलती है एलिसिया की लाश, जिसने डिप्रेशन के चलते खुद को मार लिया था। सब चीजों पे गैसोलीन डालने के बाद फूनेस माचिस जलाने लगता है, पर तभी उसके पास आ जाता है हानो का गॉब्लिन, जो माचिस को बुझा देता है। गॉब्लिन से डर के फूनेस पीछे हो जाता है, पर वो एक गन से शूट करके गैसोलीन में आग लगा देता है। पूरा का पूरा घर जलकर खाक हो जाता है, पर इसके बाद वो गॉब्लिन फूनेस को भी मार डालता है।
अब यहाँ से सीन वापस जाता है हुआन पे, जिसे आज मिलने आए थे 3 डिटेक्टिव्स, क्योंकि अब वो सारे के सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गायब हो गए थे। डिटेक्टिव्स हुआन से उन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के बारे में पूछते हैं और उन तीनों के बारे में हुआन बताने लगता है कि तभी हुआन को डिटेक्टिव्स के पीछे फूनेस दिखाई देने लगता है। फूनेस और किसी को नहीं, सिर्फ हुआन को ही दिखाई दे रहा था, जिससे ये साफ हो जाता है कि अब फूनेस भी एक गॉब्लिन में बदल गया है। डिटेक्टिव्स को डर लगने लगता है कि आखिर हुआन ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं खड़ा था, पर अचानक ही एक चेयर अपने आप हिलने लगती है। डिटेक्टिव्स डर जाते हैं और वो चेयर उड़कर स्क्रीन पर आती है और हम लोग भी चौंक जाते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन अतरादोस मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।